Welcome to the channel Deep Social. This is Sayyida Sabah Hashmi. Today the topic is क्राइम, क्रिमिनलिटी एंड क्रिमिनल बिहेवियर। ये फाउंडेशनल सेक्शन है क्रिमिनोलॉजी का। इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे कोर डेफिनेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो कि ज़रूरी हैं कि हम क्राइम के फिनोमेना को, क्रिमिनलिटी एंड क्रिमिनल बिहेवियर के फिनोमेना को समझ सकें। और ये कॉन्सेप्ट बहुत हद तक इवॉल्व हुए हैं, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स ने इसको इवॉल्व किया है और इसके अलावा बहुत सारे की ऑथर्स ने कंट्रीब्यूट किया है इसको रिफाइन करने में। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्राइम क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्रिमिनलिटी क्या है और उसके बाद देखेंगे कि क्रिमिनल बिहेवियर क्या है। पहले हम देखते हैं क्राइम को। तो क्राइम को हम पहले समझते थे नेचुरल लॉ पर्सपेक्टिव से, उसके बाद ये इवॉल्व हुआ और ज़्यादा इसकी पॉजिटिविस्ट और लीगलिस्ट डेफिनेशन आई। 18वीं सदी के दरमियान में और उसके आखिर में हमारे पास क्लासिकल स्कूल था जिससे हम क्राइम को समझते थे, और उसके बाद लेट 19th सेंचुरी और उसके बाद भी हमारे पास सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिकल स्कूल। चदर बकारिया ने अपनी राइटिंग में, उनकी एक राइटिंग थी जिसका नाम था ऑन क्राइम एंड पनिशमेंट, और जेरेमी बेंथम का कॉन्सेप्ट था यूटिलिटेरियनिज्म। तो इन दोनों ने क्राइम को डिफाइन किया है कि ये तो एक वायलेशन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। उन्होंने आर्ग्यू किया कि क्राइम एक रैशनल चॉइस है। तो क्राइम की डेफिनेशन को प्रिसाइज होना चाहिए और आवाम के नॉलेज में होना चाहिए कि क्राइम क्या है, और फोकस होना चाहिए इस बात पर कि किस तरीके से हार्मफुल एक्ट को रोका जा सके प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट के ज़रिए। तो इस तरीके से क्राइम क्या हुआ, एक लीगल कंस्ट्रक्ट हुआ, यानी एक ऐसा लीगल कंस्ट्रक्ट जो स्टेट की बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर रहा है ताकि सोसाइटल ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। बाद में जाकर सोशियोलॉजिस्ट ने एडविन सदरलैंड का नाम याद रख लें, क्रिमिनोलॉजी की बात जब होगी सोशियोलॉजिस्ट के तौर पे इनका नाम आएगा। तो इनका एक कॉन्सेप्ट था वाइट कॉलर क्राइम। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिससे इन्होंने नैरो लीगल डेफिनेशन को चैलेंज किया और उन्होंने हाईलाइट किया ऐसे क्राइम्स को जो कि ऐसे लोग कमिट करते हैं जो कि हाई सोशल स्टेटस रखते हैं अपने ऑक्यूपेशन में, और मतलब वो ऐसे स्ट्रीट क्राइम्स नहीं करते, लेकिन वो ऐसे काम ज़रूर करते हैं जिससे बहुत नुमाया सोशल और इकोनॉमिक हार्म होता है। तो इससे क्राइम का स्कोप बढ़ गया और इसमें शामिल हो गई सोशल इंजरी। उसके बाद आए हॉवर्ड बेकर, उनकी एक राइटिंग थी आउटसाइडर स्टडीज इन द सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंस 1963 में। तो उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया कि क्राइम को कैसे समझा जाए, एक सोशल कंस्ट्रक्ट उसको समझा जाए। उनकी लेबलिंग थ्योरी थी, उसके ज़रिए उन्होंने समझाया कि सोशल कंस्ट्रक्ट है क्राइम। इनका आर्गुमेंट था कि जो डेविएंस है, या जिसको हम कहीं क्राइम कह सकते हैं अगर लॉ ने, स्टेट ने कहा है उसको क्राइम, तो वो कोई इनहेरेंट क्वालिटी नहीं है, बल्कि ये तो नतीजा है उन रूल्स एंड सेक्शन को अप्लाई करने का जो कि किसी ऑफेंडर पे दूसरों के ज़रिए लगाए गए। ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव का एम्फेसाइज ये है कि किस चीज़ को क्राइम कहा जाएगा वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि किसके पास पावर है रूल्स को बनाने की, रूल्स को इन्फोर्स करने की। ठीक है, अब स्टेट के जो रूल्स हैं उसको वायलेट करोगे तो ही क्राइम कहलाएगा ना। तो जिसके पास पावर है रूल्स बनाने की, रूल्स को इन्फोर्स करने की, तो वही डिफाइन करेगा क्राइम क्या है। तो सादा अल्फाज में कहेंगे कि कोई भी काम जो कि लॉ ने मना किया हो वो करना क्राइम है, और उसकी सज़ा कौन देगा, स्टेट। अब देखते हैं कि क्रिमिनलिटी क्या है। तो इसे भी काफ़ी सारे स्कूल्स ऑफ थॉट ने समझाया है। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली दो स्कूल्स को देखने वाले हैं। एक तो हम पॉजिटिव स्कूल्स को देखेंगे, दूसरा हम देखेंगे सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। जो 19th सेंचुरी के आखिर में एक सीजर लम्बॉर्सो थे जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी कहा जाता है। उन्होंने अपने एक काम जिसका नाम है द क्रिमिनल मैन, उसमें क्रिमिनलिटी की बायोलॉजिकल बेसिस प्रपोज की। इन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो क्रिमिनल होते हैं ना वो एटोवेस्टिक होते हैं, यानी उनके पास कुछ प्रिमिटिव फिजिकल करैक्टरिस्टिक होती हैं जिसे स्टिग्मेटा कह लें आप। ठीक है,
तो या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये एक रिवर्जन है अर्लियर एवोल्यूशनरी स्टेज की। तो वैसे तो इनकी जो थ्योरी थी उसको ओरिजिनल फॉर्म में काफ़ी डिस्क्रेडिट किया गया, लेकिन जो लोम्बार्डो का काम था ना, उसने इस चीज़ को इनिशिएट किया कि जो इंडिविजुअल ऑफेंडर हैं उसको साइंटिफिक स्टडी की जाए और आइडेंटिफाई किया जाए कि क्रिमिनलिटी हो क्यों रही है, उसके कॉजेस क्या हैं। तो अगर हम देखें कि एग्जाम्पल्स क्या हैं स्टिग्मेटा के, लोम्बार्डो ने क्या आइडेंटिफाई किए। उनका ख्याल था कि एसिमेट्रिकल फेस, लार्ज जॉज एंड चीक बोन्स, एबनॉर्मल एयर साइज एंड शेप, डेविएशन इन हेड साइज एंड शेप, फ्लैशी लिप्स, शिफ्टी आइज या अनयूजुअल नोज शेप, एक्सेसिव रिंकल्स, लॉन्ग आर्म्स, एक्स्ट्रा डिजिट्स और अदर बॉडीली एनोमलीज, और पेन के हवाले से कम सेंसिटिविटी होना, क्रूअल होना, मोरल सेंस की कमी होना, इवन के जो स्लैंग का इस्तेमाल होता है या टैटू जो करवाते हैं ना, उसको भी उन्होंने कंसीडर किया। ये फिजिकल स्टिग्मेटा नहीं है, आप स्लैंग बोल रहे हो, टैटू करवा रहे हो, मगर इनका ख्याल था कि ये जो कल्चरल मार्कर है ना, ये अमूमन उन्हीं लोगों में ज़्यादा देखे गए हैं जो कि क्रिमिनल हैं। तो इससे इंडिकेट हो रहा है इनके प्रिमिटिव नेचर। उनके बाद और भी पॉजिटिविस्ट थे मशहूर नुमाया, जिन्होंने लोम्बार्डो के काम को एक्सपैंड किया, जैसे कि फेरी। उन्होंने एम्फेसाइज किया कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अलावा उसमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी आ रहे हैं। जबकि गरोफलो ने ये फोकस किया कि हमारे पास जो मोरल एनॉमलीज हैं और कॉन्सेप्ट जो है नेचुरल क्राइम का वो भी दिया उन्होंने। इनके ख्याल में ये जो फैक्टर्स थे ये क्रिमिनल पर्सनालिटी की इनहेरेंट करेक्टरिस्टिक्स थी। तो इनरिक ने जो फोकस किया वो था फिजिकल फैक्टर्स, इंडिविजुअल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स। तो फिजिकल फैक्टर्स में रेस, ज्योग्राफी, क्लाइमेट, टेम्परेचर, इंडिविजुअल फैक्टर में एज, सेक्स, साइकोलॉजिकल स्टेट, सोशल फैक्टर्स में पॉपुलेशन डेंसिटी, रिलीजन, फैमिली स्ट्रक्चर, एजुकेशन, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कस्टम वगैरह। जबकि जो गरोफलो थे और उन्होंने जो कैटेगरीज बताई थी क्रिमिनल्स की, तो वो डिपेंड कर रही थी मोरल सेंटिमेंट पे कि इनके पास डेफिशिएंसी हो गई है मोरल सेंटिमेंट्स की। जैसे मर्डरर होता है, ठीक है, उसके पास ऑल्टरिज्म नहीं होता, पिटी नहीं होती, किसी के लिए तरस नहीं खाता है वो। ये जो चोर होते हैं, थीव्स होते हैं, उनके अंदर ऑनेस्टी नहीं होती। अब देखते हैं सोशोलॉजिकल थ्योरीज जो कि 20 सेंचुरीज में आई थी, और हम देखते हैं एडविन सदरलैंड को, जो कि उनकी एक डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी थी। तो वो उसमें ये बताते हैं कि क्रिमिनलिटी सीखी जाती है दूसरों से इंटरेक्शन के दौरान, ख़ास तौर पे इंटीमेट पर्सनल ग्रुप्स के अंदर। तो इस थ्योरी ने फोकस को शिफ्ट कर दिया। पहले फोकस था इंडिविजुअल पैथोलॉजी पे और अब फोकस हो गया सोशल लर्निंग प्रोसेसेस पे। तो आर्ग्यू ये किया जा रहा था कि इंडिविजुअल्स क्रिमिनल बन जाते हैं क्योंकि उनके ताल्लुकात ही ऐसे लोगों के साथ होते हैं। कैसे लोगों के साथ? जो कि लॉ वायलेशन की डेफिनेशन में आ रहे होते हैं और वो फिर एक्सपोज होते हैं क्राइम को कमिट करने की टेक्निक से। उसके बाद हम देखते हैं रॉबर्ट के मर्टन को, उनकी स्ट्रेंथ थ्योरी है, पब्लिश हुई थी सोशल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी में। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ये जो डिस्टिंक्चर है कल्चरली प्रिस्क्राइब गोल्स और लेजिटिमेट मीन्स के दरमियान, ठीक है, तो वो वजह बन रहा है क्राइम की। जो स्टेट ऑफ एनोमी है या नॉर्मलेसनेस है वो इंडिविजुअल को धकेल देती है डेविएंस की तरफ, फिर वो क्रिमिनल बन जाते हैं। चलें अब देखते हैं कि क्रिमिनल बिहेवियर क्या होता है। क्रिमिनल बिहेवियर का मतलब है कि वो एक्चुअल एक्ट्स, ठीक है, वो एक्ट्स जो कि हो गए हैं और जिन्होंने वायलेट कर दिया है क्रिमिनल लॉज को, ठीक है, आपने ऐसा बिहेव कर लिया है, ठीक है, इस तरह के एक्ट जिससे क्रिमिनल लॉज जो है वायलेट हो रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं शिकागो स्कूल और रैशनल चॉइस थ्योरी, ठीक है। पार्क एंड बर्जस का कंसेंट्रिक जोन मॉडल देखें। इन दोनों ने स्टडी किया था अर्बन एरियाज को शिकागो में 1920 में। तो जिससे इन्होंने एक ग्राउंड वर्क किया
ताकि क्रिमिनल बिहेवियर को समझा जा सके। उनको लग रहा था कि ये सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन से इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो उन्होंने अपने कंसेंट्रिक जोन मॉडल में दिखाया है कि कैसे कुछ एरियाज सिटी के, जैसे कि जोन ऑफ ट्रांजिशन, उधर बहुत ज़्यादा सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उधर क्राइम है, रैपिड पॉपुलेशन की वजह से, गुर्बत की वजह से, और जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो कमज़ोर है उसकी वजह से। पाकिस्तान में भी हमने देखा है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से कच्ची आबादियाँ वगैरह बहुत हो गई, इनफॉर्मल सेटलमेंट, ठीक है, कराची, लाहौर, फैसलाबाद वगैरह में। तो अब उसमें हमें बहुत ज़्यादा पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन टर्नओवर, वीकेंड सोशल इंस्टीट्यूशन नज़र आते हैं। तो उनके इस काम को देखते हुए शॉ एंड एम के, ठीक है, इन्होंने भी इसको फर्दर डेवलप किया। तो उनका एक काम है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी एंड अर्बन एरियाज। तो इसमें उन्होंने एम्पेरिकली डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रही है कुछ स्पेसिफिक इकोलॉजिकल एरियाज में बहुत दहाइयों से, ठीक है, चाहे वहाँ पे एथनिक कॉम्पोजिशन कोई भी हो पॉपुलेशन की। तो इस तरीके से उन्होंने क्रिमिनल बिहेवियर को लिंक किया नेबरहुड कैरेक्टरिस्टिक से, बजाय इसके कि वो जो खुद की इनहेरेंट ग्रुप ट्रेड्स कैसी हैं। तो वो एरियाज अगर हम पाकिस्तान में देखें जो ज़्यादा अफेक्टेड हैं कॉन्फ्लिक्ट से या इंटरनेशनल बॉर्डर्स के करीब हैं, जैसे कि बलूचिस्तान के कुछ हिस्से, तो वहाँ पे भी हमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन होती है, ब्रेकडाउन होता है गवर्नमेंट का, वीक एंड स्टेट अथॉरिटी होती है, लॉ इन्फोर्समेंट वीक होता है, इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन होती है, या इनफॉर्मल जस्टिस सिस्टम, बहुत सारी वजूहत वहाँ पर हैं कि हमें सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन नज़र आती है। मैं आपको पाकिस्तानी मिसाल दे रही हूँ ताकि आप इसको लोकल कॉन्टेक्स्ट में समझ सकें। तो अभी तक आपको समझ में आ गया है कि शिकागो स्कूल फोकस कर रहा है इकोलॉजिकल फैक्टर्स पे। उसके बाद हम आते हैं रैशनल चॉइस थ्योरी पर। तो हम देखते हैं कॉर्निश एंड क्लार्क ने जो क्रिमिनल बिहेवियर है उसको कॉन्सेप्चुलाइज किया एज अ रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आपको मैंने बताया था क्लासिकल स्कूल भी एम्फेसाइज कर रहा था फ्री विल पे, ठीक है, तो इन्होंने अपनी रैशनल चॉइस थ्योरी में भी यही कहा है कि ये जो क्रिमिनल बिहेवियर होता है ना, ये किस चीज़ का नतीजा होता है, कॉन्शियस रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का नतीजा होता है, जहाँ पे ऑफेंडर को ये लगता है कि अगर मैं नाप तोल के देखूं तो मेरे पास पोटेंशियल बेनिफिट ज़्यादा आ रहा है बनिस्बत परसीव कॉस्ट एंड रिस्क के, कि अगर मैं कमिट करता हूँ क्राइम तो बहुत कम चांसेस हैं कि मुझे कोई रिस्क हो या कोई नुकसान उठाना पड़े, लेकिन फ़ायदा तो ज़्यादा मुमकिन नज़र आ रहा है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अब हम इसमें कराची की मिसाल ले सकते हैं मोबाइल स्नैचिंग में। उनको लगता है कि कोई रिस्क नहीं है या कम रिस्क है और बड़ा हाई रिवार्ड मिल रहा है, तो फिर वो टारगेट सिलेक्शन भी ऐसे करते हैं कि जो वर्नरेबल हो ना, इसको इजीली लूट के भागा जा सके, उससे मोबाइल स्नैचिंग करते हैं और भाग जाते हैं। तो ये उनका खुद का रैशनल चॉइस है। उम्मीद है अब तक आपको समझ में आ गया होगा क्राइम क्या है। उसमें हमने क्लासिकल स्कूल को देखा था, उसके बाद क्रिमिनलिटी क्या है, उसमें हमने पॉजिटिव स्कूल को देखा था, और उसके बाद क्रिमिनल बिहेवियर क्या है, उसमें हमने शिकागो स्कूल को देखा था, इकोलॉजिकल चीज़ों पे फोकस था। और यही तीनों चीज़ें क्राइम, क्रिमिनलिटी एंड क्रिमिनल बिहेवियर सोशियोलॉजी में कैसे एक्सप्लेन हो रहा है, क्या थ्योरीज हैं, क्या माइंडसेट है। तो अब तक आपको जो समझ में आया है उसको ज़रा समराइज़ करके कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ताकि आपको भी पता चले कि आपका कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है। और उस पॉइंट को क्लियर करने के लिए अगर आप एक सेपरेट वीडियो बनवाना चाहें तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइए। उसके अलावा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।